बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलहम्द डायनामिक वर्ल्ड ऑफ एंटिटीज। तो बच्चों, हम ट्रांजिशन मेटल वाले चैप्टर में आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ चुके हैं और टॉपिक का नाम है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। बेटा, आप लोगों ने इससे पहले बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के केमिकल कंपाउंड्स को स्टडी किया है। कुछ को हम आयोनिक कंपाउंड्स डिक्लेयर करते हैं, कुछ को हम कोवलेंट कंपाउंड्स डिक्लेयर करते हैं। कुछ कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेटेड कोवलेंट बॉन्ड यानी जिसको हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं वो भी बना होता है, और इस तरह के बहुत सारे और कंपाउंड्स आपने स्टडी किए। व्हाट आर द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस? इनमें क्या खास आखिरी बात है, जरा देखें। अगर हम पोटेशियम साइनाइड जो कि एक साल्ट है, सॉलिड साल्ट है, वाटर सॉल्युबल साल्ट है, उसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो पोटेशियम आयन्स और साइनाइड आयन्स डेवलप करता है। बिल्कुल आसान सी बात है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है इसमें। सिमिलरली अगर हम फेरस साइनाइड जो कि एक सॉलिड साल्ट है और वाटर सॉल्युबल साल्ट है, इसको भी पानी में डिसॉल्व करें तो हमारे पास फेरस आयन्स और साइनाइड आयन्स बन जाते हैं। एंड वी हैव नाउ टू सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन नंबर 1 एंड सॉल्यूशन नंबर 2। अब ये सॉल्यूशन नंबर 1 और सॉल्यूशन नंबर 2 को अगर हम मिक्स करते हैं, सॉल्यूशन नंबर 1 एंड सॉल्यूशन नंबर 2 आर मिक्स्ड, और उनसे जो तीसरा सॉल्यूशन बन रहा है उसको हम आहिस्ता आहिस्ता गर्म करते हुए उस पानी को एवेपोरेट कर देते हैं। तो अब जाहिर बात है, एक सॉल्यूशन था पोटेशियम साइनाइड का और एक सॉल्यूशन था फेरस साइनाइड का। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं कि ये जो अब सॉलिड मिक्सचर हमारे पास बचेगा पानी के एवेपोरेट होने के बाद, इट वुड हैव टू साल्ट्स, पोटेशियम साइनाइड साल्ट एंड फेरस साइनाइड साल्ट। ये हमारी एक्सपेक्टेशन। लेकिन रियलिटी क्या है कि हमारे पास सिर्फ एक साल्ट डेवलप होता है, ओनली वन कंपाउंड डेवलप होता है। और जब उसकी कंपोजिशंस को स्टडी किया जाता है तो उसकी कंपोजिशन ये निकलती है K4FeCN6। यानी दर हकीकत हुआ क्या कि पोटेशियम साइनाइड के 4 मोल्स फेरस साइनाइड के 1 मोल से रिएक्ट करते हुए 4 पोटेशियम आयन्स पैदा कर रहे हैं और कुछ ये अजीबोगरीब सा आयन डेवलप हो रहा है। तो वो यहां पर यही कह रहा है, हाउ, ये कैसे हो गया? तो ये होता है इस तरह बेटा कि जब हम पोटेशियम साइनाइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वहां पर हमारे पास पोटेशियम आयन्स डेवलप होते हैं और साइनाइड आयन्स डेवलप होते हैं। सिमिलरली जब वहां पर हम फेरस साइनाइड को डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास फेरस आयन्स डेवलप होते हैं और साइनाइड आयन्स डेवलप होते हैं। तो ये देखिए, तो होता यूं है कि दर हकीकत साइनाइड आयन्स फेरस साइनाइड के साथ रिएक्ट करते हुए एक नई एंटिटी डेवलप करते हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स आयन। इसको इस तरह से लिखा जाता है और हकीकत इसकी यूं है। इसको कॉम्प्लेक्स आयन क्यों कहा जा रहा है तो देखिए जरा गौर से, बड़ी आसान सी बात है। यहां पर आयरन के ऊपर अब भी 2 पॉजिटिव चार्ज है और हर सायानो ग्रुप के ऊपर भी 1 नेगेटिव चार्ज है। ये देखना, 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव एंड 2 पॉजिटिव, द रिमेनिंग इज 4 नेगेटिव। वो यहां लिख दिया। तो दर हकीकत सायानो ग्रुप ने इस फेरस 2 पॉजिटिव आयन के साथ क्या किया हुआ, एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। यही इसमें सबसे गैर मामूली बात है। यानी एक कैटायन है फेरस आयन, दूसरा एनायन है यानी साइनाइड आयन, लेकिन उन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड है वो आयोनिक बॉन्ड नहीं है बल्कि उनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है। इसलिए इस गैर मामूली एंटिटी को नाम दिया जा रहा है कॉम्प्लेक्स आयन का, जबकि इसको कंप्लीट लिखेंगे पोटेशियम साइनाइड के साथ मिलाकर, यानी ऐसे K4FeCN6 टाइम्स, तो इसको कंप्लीट को पुकारा जाएगा ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। तो बेटा ये कॉम्प्लेक्स आयन है और इसको मिलाकर हम बोल रहे हैं K4 के साथ पूरा लिखा जाए तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स सिर्फ इतना भी हो सकता है और इस तरह भी हो सकता है कि पोटेशियम टाइप कोई पॉजिटिव चार्ज पहले मौजूद हो, या इसके बिल्कुल बरक्स इस तरह से भी हो सकता है कि सल्फेट टाइप आयन कोई नेगेटिव चार्ज की शक्ल में बाहर हो।
अब आप देखें कि इसको तो आप बड़ी अच्छी तरह से पहचानते हैं, इट इज कॉल्ड एज ब्लू विट्रियोल, कॉपर सल्फेट 5 हाइड्रेट ब्लू विट्रियोल है। तो ये ब्लू विट्रियोल में दर हकीकत क्या हो रहा है कि ये जो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, आउट ऑफ दीज 5 वाटर मॉलिक्यूल 4 आर यूनाइटेड विद कॉपर, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ कॉपर आयन के साथ, जबकि सल्फेट आयन बाहर है और एक वाटर मॉलिक्यूल सल्फेट आयन के साथ अटैच है। सिमिलरली इसको आप पहचानते हैं, इसका नाम है टॉलन्स रिएजेंट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट में दर हकीकत ये जो अमोनिया है वो सिल्वर आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाती हुई नजर आ रही है, यानी अमोनिया एक न्यूट्रल एंटिटी है, वाटर एक न्यूट्रल एंटिटी है, और कॉपर आयंस और सिल्वर आयंस कैटायंस हैं, लेकिन उन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ। तो इस सिचुएशन को हम कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बोलते हैं, और इन टाइप ऑफ कंपाउंड्स को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का नाम देते हैं। और चूंकि इनमें ट्रांजिशन मेटल्स बहुत ज्यादा और बहुत फ्रीक्वेंटली यूज हो रही है, इसलिए इनका नाम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस है। अब बेटा ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के साथ एसोसिएटेड चंद टर्म्स हैं, डायरेक्टली तो यूएचएस के कोर्स आउटलाइन में नहीं लिखी हुई, लेकिन चूंकि लिखा हुआ है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्मेशन, तो किताब में जब हम इस टाइटल को खोलते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को, तो वो उसकी मेन हेडिंग लगाता है, बाकी सारी सब हेडिंग नीचे चलती चली जा रही है। इसका मतलब वो सारे टॉपिक दरमियान में आ गए। तो सबसे पहले आ रहा है कि सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो बेटा सेंट्रल मेटल एटम और आयन कौन है? इस एग्जांपल में आयरन, देखें एग्जांपल में पोटेशियम भी मौजूद है, लेकिन चूंकि Cn ग्रुप आयरन के साथ लगा हुआ है, इसलिए इस आयरन को सेंट्रल मेटल एटम या आयन कहा जाएगा। चूंकि ये इस वक्त आयन है तो इसका नाम होगा सेंट्रल मेटल आयन। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास एक न्यूट्रल ट्रांजिशन मेटल मौजूद होती है और उसके साथ मुख्तलिफ लिगेंड्स यानी ग्रुप्स उसके साथ अटैच होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, ये देखिए हमारे पास एक कंपाउंड है FeCO5 टाइम्स, इसका नाम है बेटा पेंटा कार्बोनाइल आयरन। अब पेंटा कार्बोनाइल आयरन में यहां पर आयरन पर कोई चार्ज मौजूद नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ये न्यूट्रल है। तो इस केस में इसको कहा जाएगा सेंट्रल मेटल एटम। सिल्वर के केस में इसको कहा जाएगा सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन। आमतौर पर सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, कुछ केसेस में सेंट्रल मेटल एटम न्यूट्रल होता है, और बहुत ही कम केसेस में सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसलिए हमने टर्म क्या लिखी, सेंट्रल मेटल एटम और आयन दोनों लिखे जाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर पेपर में पूछा जाने वाला सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी वो पूछता है दो तरह से ये क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स प्रिंटेड है और वो पूछ रहा है जनाब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। फॉर एग्जांपल इस पेज के एंड पर देखें लिखा हुआ है डाइऑक्सिलेटो प्लैटिनम, यानी पोटेशियम प्लैटिनम के साथ दो ऑक्सिलेट ग्रुप्स जो मौजूद है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है कि प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। याद रहे कि कोऑर्डिनेशन नंबर का ताल्लुक सेंट्रल मेटल एटम से। तो क्या है, कहता है नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय ऑल द लिगेंड्स टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। यानी एक सेंट्रल मेटल एटम या आयन को उसके साथ लगे हुए जितने भी लिगेंड्स मौजूद हैं, वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स उसको जो डोनेट कर रहे हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। फॉर एग्जांपल ये देखिए 1 2 3 4 5 6, इसलिए इस आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। ये देखिए कॉपर के साथ वाटर मॉलिक्यूल कितने अटैच है बेटा, 4 अटैच है। हर वाटर मॉलिक्यूल ने एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना है, तो कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, या चारों वाटर मॉलिक्यूल मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं, 4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इसका 6, इसका 2, इसका 5। ठीक है, तो बड़ी आसानी से हम ये काम कर सकते हैं। यानी जस्ट आपने क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए लिगेंड्स की तादाद को टोटल करना है। ठीक है, उसके मुताबिक आप बड़ी आसानी से फैसला कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक और बात भी है जो अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। ये था कोऑर्डिनेशन नंबर, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर की बात अभी मुकम्मल नहीं हुई।
कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये देखिए बेटा, ये जो कॉम्बिनेशन है ना पूरे का पूरा, जिसमें सेंट्रल मेटल एटम भी है और लिगेंड भी जुड़े हुए हैं, सेंट्रल मेटल एटम भी है और लिगेंड भी जुड़े हुए हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है, ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है, इसको कहा जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसकी खास बात यह है, इट रिटेन्स इट्स कंपोजिशन इवन इन द सॉल्यूशन, यानी अगर आप इसको वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तब भी जो लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ अटैच है वो उसके साथ ही अटैच रहेंगे, उन्होंने कहीं नहीं जाना, वो उसके साथ ही मौजूद रहेंगे। मतलब आप जरा ध्यान से देखिएगा, यहां देखिए कॉपर सल्फेट के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल अटैच है, तो ऐसा लगता है कि जब कॉपर सल्फेट 5 वाटर मॉलिक्यूल को यानी ब्लू विट्रियल को पानी में डिसॉल्व किया जाएगा तो पानी के टोटल नंबर ऑफ मोल्स में 5 मोल्स का इजाफा हो जाएगा, क्योंकि 1 मोल ब्लू विट्रियल में 5 वाटर मॉलिक्यूल 5 मोल वाटर मॉलिक्यूल मौजूद है। लेकिन ऐसा होता नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनमें से 4 कॉपर के साथ चिपके रहते हैं और 5वां सल्फेट के साथ, वही 5वां पानी में जाता है, यानी सिर्फ 1 वाटर मॉलिक्यूल पानी में जाता है, बाकी नहीं। यानी ये जो एंटिटी है, ये जो नजर आ रही है आपको, it not only retain its identity in solid state but also in the solution state। यानी अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को आप सॉलिडिफाई कर ले तो ये अमोनिया सिल्वर के साथ ही रहेगा, पेंटाकार्बोनाइल आयरन को आप प्योरीफाई कर ले तो ये 5 कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन के साथ स्टिक रहेंगे, नहीं कुछ नहीं होगा। सिमिलरली ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड तो वैसे भी एक सॉलिड साल्ट है, तो ये 6 के 6 साइनाइड ग्रुप जो है वो आयरन के साथ अटैच रहते हैं, इन्हें कुछ नहीं होता। तो इस कॉम्बिनेशन को बोला जाता है बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब आती है जनाब सबसे इंपॉर्टेंट बात इस पूरे टॉपिक में से, वो है लिगेंड। व्हाट इज द लिगेंड? वेरी सिंपल, एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीशीज कॉल्ड एज अ लिगेंड। यहां पर एक एडिशनल बात आपको बतानी है, शेयर करनी है आपके साथ। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर is called as a Lewis base, electron pair donor is called a ligand। अभी आपने देखा, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को न्यूक्लियोफाइल डिक्लेयर कर चुके हैं। ये 3 नाम क्या कर रहे हैं तो सुने, बड़ी आसान सी बात है। एक्सेप्टर के ऊपर पर डोनर का नाम डिसाइड होगा, एक्सेप्टर के ऊपर बेस करते हुए डोनर का नाम डिसाइड होगा। यानी अगर इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट किया जा रहा है तो डोनर लिगेंड, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन आयन को डोनेट किया जा रहा है, पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन को डोनेट किया जा रहा है, तो डोनर को लुईस बेस कहा जाएगा या बेस कहा जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर किसी पार्शियली पॉजिटिव कार्बन एटम को डोनेट किया जा रहा है, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को डोनेट किया जा रहा है, तो फिर डोनर को न्यूक्लियोफाइल का नाम दिया जाएगा। वापस आते हैं असल बात पर। A species capable of donating pair of electrons to the central metal atom or ion is called a ligand। यानी एक ऐसी स्पीशीज जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके। ये देखिए, सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का मतलब है बेटा फॉर्मिंग ए कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो ये CN ग्रुप जो लिखे हुए 6 के 6 ये लिगेंड्स हैं। ये वाटर यहां पर लिगेंड है, ये अमोनिया यहां पर लिगेंड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड यहां पर लिगेंड है। All these are declared as ligand। और लिगेंड की एक लंबी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो बहुत ज्यादा ऐसे हैं जो बड़ी आसानी के साथ लिगेंड के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं और बड़े वर्सटाइल किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डेवलप हो रहे होते हैं। जरा आगे देखते हैं। लिगेंड्स की 2 टाइप्स हैं बेटा, न्यूट्रल लिगेंड एंड नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड दर हकीकत मॉलिक्यूल्स होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड दर हकीकत मॉलिक्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अमोनिया 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, वाटर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है लेकिन डोनेट 1 करता है। वाटर के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है लेकिन डोनेट उसे सिर्फ 1 करना है, इसलिए इन सब को कहा जाएगा अमोनिया, वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीनों दे आर टर्म्ड एज मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड। सिमिलरली हमारे पास नेगेटिवली चार्ज लिगेंड भी मौजूद है। नेगेटिवली चार्ज लिगेंड असल में क्या होते हैं? नेगेटिव रेडिकल्स होते हैं, जैसे क्लोरो, हाइड्रोक्सो,
ऑक्सलेटो, सायानो एंड एटसेट्रा। किसी के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है, किसी के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, किसी के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है, डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड भी होते हैं, लेकिन उस सिलेबस का ऐसा नहीं। अब यहां पर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पर एक टर्म आती है, इस टर्म का नाम है बेटा डेंटिसिटी। डेंटिसिटी ये आपकी किताब में कहीं नहीं लिखी हुई, लेकिन बड़े इत्मीनान से जगह जगह इस्तेमाल की जा रही है। डेंटिसिटी का मतलब है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेटेड बाय अ लिगेंड टू ए सेंट्रल मेटल एटम। एक ही लिगेंड एक ही सेंट्रल मेटल एटम को कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, ये उसकी डेंटिसिटी है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अमोनिया 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, वाटर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। दीज आर टर्म्ड एज मोनोडेंटेट लिगेंड। क्लोरो ग्रुप 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, मोनोडेंटेट लिगेंड। सायानो ग्रुप 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये मोनोडेंटेट लिगेंड है। लेकिन ये जो दरमियान में C2O4 2 नेगेटिव नजर आ रहा है, इसका नाम है ऑक्सलेटो, और ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है। बाइडेंटेट लिगेंड का मतलब है इट इज एबल टू डोनेट 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द सेम सेंट्रल मेटल एटम। जैसे नीचे एग्जांपल में आपको नजर भी आ रहा है कि एक ही प्लैटिनम के एटम के साथ ये एक ऑक्सलेटो ग्रुप लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर डोनेट कर रहा है, दूसरा इधर से डोनेट कर रहा है। एक ही ऑक्सलेटो ग्रुप के दोनों ऑक्सीजन एक ही प्लैटिनम एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं, तो इसको इस लिगेंड को कहा जाएगा बाइडेंटेट लिगेंड। अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के काबिल हो ट्राइडेंटेट लिगेंड, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के काबिल हो टेट्राडेंटेट लिगेंड एंड सो ऑन। अब ये जो बाइडेंटेट लिगेंड है और ये ट्राइडेंटेट लिगेंड है और ये टेट्राडेंटेट लिगेंड है, यानी आसान अल्फाज में मोनोडेंटेट लिगेंड के अलावा जो पॉलीडेंटेट लिगेंड है, जब ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो कॉम्प्लेक्स बनाते हुए ये एक रिंग बनाने की कामयाब हो जाते हैं, रिंग बनाने में, जिसमें सेंट्रल एटम उस रिंग का हिस्सा होता है। सेंट्रल एटम उस रिंग का हिस्सा होता है। ये देखिए, प्लैटिनम, ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन, ऑक्सीजन और फिर प्लैटिनम, ये एक रिंग बन गया। इस तरह एक रिंग उधर बन रहा है, ठीक है। एक रिंग हो सकता है, 2 रिंग हो सकते हैं, 3 रिंग हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, ज्यादा भी हो सकते हैं। 4 एटम का रिंग हो सकता है, 5 एटम का रिंग हो सकता है, 6 एटम का रिंग हो सकता है, ये भी कोई जरूरी नहीं। लेकिन एक ऐसा ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स जिसमें लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम मिलकर एक रिंग बना रहे हो, कम से कम एक रिंग बना रहे हो, उसको नाम दिया जाएगा कीलेट का। इट इज टर्म्ड एज कीलेट। और कीलेट complexes are far more stable than the non-chelating complexes. हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन जो मौजूद है वो एक कीलेटिंग लिगेंड है, सॉरी कीलेटिंग कॉम्प्लेक्स है। सिमिलरली हमारी बॉडी के अंदर विटामिन बी मौजूद है, ठीक है, उसमें कोबाल्ट और मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स आपस में कॉम्प्लेक्स बना रही हैं। क्लोरोफिल जो है वो मैग्नीशियम के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है, आल्दो मैग्नीशियम ट्रांजिशन मेटल नहीं है, लेकिन बार उसकी एग्जांपल कोट की जा सकती है कीलेट के सिलसिले में। अब यहां पर एक बड़ी जरूरी बात कि जब कीलेट कॉम्प्लेक्स आपके सामने होगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाला जाएगा। तो बेटा कीलेट में आपने देखना ये है कि जो लिगेंड है वो बाइडेंटेट है या ट्राइडेंटेट है या टेट्राडेंटेट है, सिंपल सी बात है। तो देखिए यहां पर हमारे पास 2 ऑक्सलेटो ग्रुप हैं और हर ऑक्सलेटो ग्रुप जो है ना वो बाइडेंटेट लिगेंड है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो प्लैटिनम को कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हुए? 4। तो प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ बेटा? 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के कॉन्टेक्स्ट में आपने क्या करना है कि अगर सारे लिगेंड मोनोडेंटेट हैं तो आप जस्ट लिगेंड काउंट कर लें। अगर लिगेंड्स मिक्सचर की शक्ल में मौजूद हैं, यानी कुछ मोनोडेंटेट है और कुछ बाइडेंटेट है, तो मोनोडेंटेट को तो वैसे ही काउंट कर लें, लेकिन जो बाइडेंटेट्स हैं उनमें से हर एक को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो उतने इलेक्ट्रॉन पेयर बनेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को टोटल डोनेट होंगे वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जैसे ये देखें, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहे हैं।
तो इसको कहा जाएगा कीलेट, और कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने आपको बता दिया। अब एक आखिरी बात जो इस कॉन्टेक्स्ट में मौजूद है, वो भी एक सवाल पूछा जाता है जो सबसे ऊपर लिखा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज, व्हाट इज द चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसमें दो आसान सी बातें हैं, बिल्कुल आसान। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर इस शक्ल में लिखा हुआ है तो चार्ज ऊपर प्रिंटेड है। अगर इस शक्ल में लिखा हुआ है तो चार्ज ऊपर प्रिंटेड नजर आ रहा है, आपको वही चार्ज है उसका। सिमिलरली ये देखिए, ये चार्ज नजर आ रहा है। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर इस शक्ल में लिखा हुआ, यानी फार्मूला की शक्ल में लिखा हुआ, यानी वो देखो सबसे नीचे उस शक्ल में लिखा हुआ, तो फिर तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो बाहर मौजूद है उसका चार्ज फाइंड आउट कर लें, ऑपोजिट चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर होगा। यानी ये देखिए, कॉपर और वाटर के बाहर सल्फेट है, सल्फेट के ऊपर चूंकि 2 नेगेटिव चार्ज होता है, इस सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज होता है बेटा 2 नेगेटिव। इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज हुआ 2 पॉजिटिव। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर चार्ज क्या बना बेटा 2 पॉजिटिव। सिमिलरली नाइट्रेट के ऊपर चार्ज कितना होता है जी -1। तो इस सिल्वर वाले कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज हुआ +1। और सबसे नीचे आयरन कार्बोनाइल, आयरन कार्बोनाइल के ना लेफ्ट साइड पर कुछ है ना राइट साइड पर कुछ है, इसका मतलब है आयरन कार्बोनाइल का चार्ज कितना होगा 0। ये भी सवाल, एक कोऑर्डिनेशन नंबर वाला क्वेश्चन और एक ये चार्ज वाला, ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है। ऑक्सीडेशन नंबर एक आखिरी बात है, वो आपको अच्छी तरह से पता है, वो वही मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने का जो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फाइंड आउट कर चुके हैं। न्यूट्रल लिगेंड का कोऑर्डिनेशन, सॉरी गलत बोल दिया, न्यूट्रल लिगेंड्स का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, जबकि नेगेटिवली चार्ज का आपको नजर आ रहा है Cl का -1, OH का -1, ऑक्सीलेटो का 2 Cn का -1 वगैरह वगैरह, जो आपको पहले से याद है उन्हीं से गुजारा रहेगा, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। तो अब यहां पर देखें कि